वन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इवन कॉम्बिनेशंस का सम ऑड कॉम्बिनेशंस के बराबर अगर आप कर रहे हैं तो ये बराबर होते हैं, लेकिन किसके बराबर होता है? 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज। और ये दो बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग क्या कर सकते हैं? इनको आप लोग याद कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कॉम्बिनेशन के ऊपर रहते हैं। इनका वेरिफिकेशन करने में बहुत समय लग जाएगा, तो वेरिफिकेशन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। इनको आप लोग याद कर सकते हैं। दे आर वेरी डिफिकल्ट, मतलब इनको सॉल्व करने में आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगेगा बस, है ना। तो हम लोग समय की बचत करते हुए बेटा इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे। रेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी बोली सर? एक तो ये वाली बोली, एक ये वाली बोली और एक ये वाली बोली। मैं इन तीनों को फिर से बता देता हूँ बेटा कि यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है? पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर मैं NCR माइनस 1 को अगर मैं NCR के साथ जोड़ूंगा तो आंसर हमारे पास n प्लस 1 CR आएगा। दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस बेटा, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस की वैल्यू किसके बराबर होती है सर? सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस की वैल्यू 2 की पावर n के बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है? सम ऑफ इवन कॉम्बिनेशन। सम ऑफ इवन कॉम्बिनेशंस की वैल्यू सर सम ऑफ ऑड कॉम्बिनेशंस के बराबर होती है। सम ऑफ ऑड कॉम्बिनेशंस के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है सर? 2 की पावर n माइनस 1, यानी एक पावर कम के बराबर यहाँ पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास हो जाएंगी 1, 2 एंड 3। इन तीन प्रॉपर्टीज को हम लोग काफी ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, इनके ऊपर सवाल बनते हैं, तो ये आप लोग एज इट इज याद कर सकते हैं। बाकी मैंने एक एक बार सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं सर। यहाँ से ये सारी चीज समझने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका सही जवाब आप लोग दे पाएंगे एंड विद इन गिवन टाइम लिमिट दे पाएंगे। तो मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, सवाल को बहुत गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। इस सवाल में क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कि सर हमारे पास एक बार में इतने वस्तुओं को एक बार में लिए गए n विभिन्न वस्तुओं के संयोजन की कुल संख्या क्या है। ये थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज यहाँ पर दे रहा है, मैं इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। इंग्लिश में क्या बोल रहा है सर? कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप लोगों के पास हो सकते हैं ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम और n एट अ टाइम। यानी कि ये कह रहा है कि सर अगर मैं एक बार में एक आइटम लेता हूं तो NC1 हो जाएगा, एक बार में दो आइटम लेता हूं तो NC2 हो जाएगा, एक बार में तीन आइटम लेता हूं तो सर NC3 हो जाएगा, एक बार में अगर मैं सभी आइटम्स ले लेता हूं यानी n आइटम ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे बोल रहा है कि यदि एक बार में मैं एक आइटम लेता, एक बार में अगर मैं दो आइटम लेता, एक बार में अगर मैं तीन आइटम लेता, या एक बार में मैं सभी आइटम्स को ले लेता, तो हमारे पास टोटल सम जो होगा वो कितने कॉम्बिनेशंस का होगा। तो हम कहेंगे कि सर अब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर NC0 प्लस NC1, ध्यान से सुनेंगे बेटा, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और अगर डॉट 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 में NCN तक अगर ऐड करता हूं तो इसकी वैल्यू सर 2 की पावर n होती है। लेकिन हमें तो सर इसकी वैल्यू निकाल कर देनी है, कितने की? इसकी वैल्यू निकाल कर देनी है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल कर देनी है। तो ये वाला जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के आप इस तरफ ले आओगे, तो इस वैल्यू को उठाकर इस तरफ ले आओगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर किसके बराबर होना चाहिए? 2 की पावर माइनस NC0 के बराबर होना चाहिए। और प्रॉपर्टी बेसिस में मैंने आपको क्या बताया कि सर NC0 तो 1 होता है, यानी 2 की पावर n माइनस 1 मेरा आंसर होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है बेटा,
तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड था। आप लोगों के आंखों के सामने ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है, एक्सप्लेन भी करी है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया है। चलिए, तो अगला सवाल बच्चे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की। एंड 60 सेकेंड में 1 प्लस 2 गुना एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1 अगर जोड़ा जाए तो इनमें से रिजल्ट क्या आएगा? वेरी गुड सचिन एंड निखिल, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नीरज ठाकुर ने भी आंसर दे दिया है, कार्तिक ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। मयंक का आंसर भी सही आ गया है, प्रवीण का आंसर भी सही आ गया है, नवीन का आंसर भी सही आ गया है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर गलत जवाब आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं सर। पहले ना आप एक काम करिए सर, ये 2 गुना जो है ना, इस 2 गुने को यहाँ से ऐसे हटाकर आप इसे कैसे लिखिए कि सर ये 2 गुना ना लिखकर मैं इसे एनसीआर प्लस एनसीआर लिख देता हूँ, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ तक। अब अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया बेटा, इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास हो जाएगा n+1 CR हो जाएगा, है ना, n+1 CR। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास हो जाएगा n+1 CR+1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर देता हूं, इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूं, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा सर, n+2 CR+1 हो जाएगा। ये हमारी वही पास्कल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से काम कर रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर गाइस? चलिए, बहुत बढ़िया, एवरीबॉडी क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया है। प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पर यूज हो रही है। और ये क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग आंसर कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चे, जो लोग अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा डेफिनेटली। रिवीजन जरूर करना होता है सर, प्लीज क्लासेस टाइम रीसेट रीसेट करवा दो, बिकॉज सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है बेटा, ये नहीं हो सकता है प्रवीण दाकरे जी, ये नहीं हो पाएगा। क्लासेस जिस तरीके से प्लान हो रखी हैं वो वैसे ही चलेंगी। आप थोड़ा सा मैनेज करिए बेटा, या तो आप लाइव की जगह पे रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए, कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये प्लान जो किया गया है ये बेटा मेरे हाथ में नहीं होता है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता। चलिए, अब बेटा यहाँ तक सब कुछ तैयार होने के बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेंगे फटाफट से। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है कि सर नंबर ऑफ लाइंस कैन बी फॉर्म्ड विद गिवन एन डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी इतना। पहले तो बच्चे मैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बीच में बता देता हूँ, ठीक है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बीच में मैं डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आप लोग बड़े आराम से समझ पाए। बेटा 3 बिंदु अगर ऐसे हैं, 3 बिंदु अगर ऐसे हैं जिनमें से अगर आप एक लाइन बनाना चाहें तो आप एक लाइन नहीं बना पाएंगे बेटा, आपको 3 अलग अलग लाइनें बनानी पड़ेंगी उन तीनों बिंदुओं से गुजारने के लिए। तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी बिंदुओं को हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, यानी गैर समरेखीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गैर समरेखीय बिंदु हम लोग इसे बोलते हैं, गैर समरेखीय बिंदु बोलते हैं, ठीक है बच्चे। यदि यदि 3 पॉइंट्स एक ही रेखा पर आती हो, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आती हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर बोलते हैं तो बेटा इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, समरेखीय बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, समरेखीय बिंदु हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, समरेखीय बिंदु।
ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम लोगों ने ये समझ लिया। तो बेटा ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इन चार प्रॉपर्टीज को याद कर लो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आपको रिजल्ट करेंगे। कह रहा है कि सर मैं कितनी लाइनें, कितनी रेखाएं बना सकता हूं गिवन एन डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर मैं बनाना चाहता हूं तो NC2 विल बी माय आंसर। अगर मैं कितनी रेखाएं बनाना चाहता हूं, नंबर ऑफ लाइंस अगर बनाना चाहता हूं। अब ये बोलता है दूसरी प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये कहता है कि अगर मेरे पास n कोलिनियर पॉइंट्स, n पॉइंट्स हैं, n क्या है सर? n पॉइंट्स हैं। अब इन एन पॉइंट्स में बेटा क्या चीज इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है, वो ये कि सर इन एन पॉइंट्स के अंदर एम पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। एम पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। क्या है बेटा? कोलिनियर है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को नंबर ऑफ लाइंस बताना है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं, तो वो हो जाएगा NC2 माइनस MC2 प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर कि कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। यहीं पर आप लोगों से अगर एक और सवाल पूछा जाता है कि सर n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं और आपको क्या दिया हुआ है सर? m कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, m कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट आपको पूछेगा क्या चीज? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछेगा बेटा, कितने ट्राइंगल्स, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आप करेंगे आंसर NC3 माइनस MC3, इसमें प्लस 1 नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट में बोलता है कि सर n पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे कैसे हैं? कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, गैर समरेखीय हैं। तो आपसे पूछेगा अगला सवाल बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा? विकर्णों की संख्या पूछेगा। विकर्ण कितने बनाए जा सकते हैं, कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं, वो आपसे पूछेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा NC2 माइनस n हो जाएगा। दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए और डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे के ऐसे सवाल बनते हैं। ये डायरेक्ट रिजल्ट बेटा आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर n पॉइंट्स हैं, m कोलिनियर है, तो मेरा आंसर ये होगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए। अगर n पॉइंट्स हैं, m कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए ये आंसर होगा। n पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है, विकर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आप लोगों ने नोट कर लिए बेटा। इन तीनों को नोट कर लिए तो अब हम लोग सवालों की तरफ चल सकते हैं। एक एक छोटा छोटा सवाल यहाँ पर लगा के कोशिश करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया वाली तैयार हो जाए। सो यहाँ पर पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, बताएंगे इसका सही जवाब क्या रहेगा। 30 सेकंड इनफ रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। बिंदु है उसमें से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, कितनी रेखाएं बनाई जा सकती है। तो हमने कहा सर हमारा आंसर डायरेक्ट रहेगा क्योंकि गैर समरेखीय बिंदु है सभी के सभी। तो मेरा आंसर हो जाएगा सर NC2 हो जाएगा। अब n कितना है सर? n हमारे पास 10 है ना, 10 तो 10 लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा बेटा 45। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे बेटा ये क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस थे। अगला सवाल क्या कहता है बेटा? अगला सवाल आप लोगों को निकाल कर देना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करेगी जनता। फटाफट से 30 सेकंड का आंसर कितना होना चाहिए फटाफट बताएंगे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? फॉर्मूला बताया था सर NC2 माइनस MC2 प्लस 1 बताया था। अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है तो फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 10C2 हो जाएगा सर। चार बिंदु जो हमें कोलिनियर दिए गए हैं, तो अगला आंसर मेरा सर 4C2 हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे। तो 10C2 तो सर 45 होता है, 4C2 बेटा 6 होता है, तो ओवरऑल आंसर आपको कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है बेटा? इनका एप्लीकेशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर करके दे देना है कि अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के साथ कोलिनियर पॉइंट्स भी दिए जाते हैं तो हमारा आंसर बेटा ऐसे निकलेगा, NC2 माइनस MC2 प्लस 1 करके निकलेगा। दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स, डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे, आंसर 40 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेगी सभी जनता। तो देखते हैं इसका सही जवाब कितनी देर में आप लोग दे पाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है सर? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं यदि 10 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स कैसे हैं सर? कोलिनियर हैं, समरेखीय हैं। तो आप लोगों का आंसर कितना होना चाहिए बेटा? आप लोगों का आंसर मैंने क्या बताया था? अगर आपको त्रिभुज बनाने बेटा, त्रिभुज बनाने तो आप 10C3 क्यों बोल रहा हूँ बेटा? फॉर्मूला क्या था? NC3 माइनस MC3, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। इसमें हम लोग प्लस 1 नहीं करते हैं, इसमें प्लस 1 नहीं करते, तो आंसर क्या होना चाहिए गाइस?
कि सर ये 10C3 हो जाएगा और MC3 यानी कि सर 4C3 हो जाएगा। तो 10C3 कितना होगा सर 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे। 4C3 तो बेटा 4 होता है ना। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बेटा 120 माइनस 4 होना चाहिए, यानी 116 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट से बेटा अप्लाई करते ही आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 120 माइनस 4 यानी 116 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? 116 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए लास्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर। इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड क्या पूछ रहा है सर, डेकागन के कितने आपके वो हो सकते हैं, मतलब कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 30 सेकंड्स अगेन गिवन टू यू। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ डेकागन, यानी दशभुज के कितने विकर्णों की संख्या हो सकती है। दशभुज के कितने विकर्णों की संख्या होगी बेटा? तो आंसर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सर NC2 में से n माइनस कर देने का है। फटाफट आंसर करेंगे। बेटा कितने पॉइंट्स होते हैं? 10 पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब सर मेरा आंसर 10C2 माइनस 10 हो जाएगा। 10C2 बेटा 45 होता है, माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 35 आ जाएगा। पॉइंट्स होते हैं, 10 पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब सर मेरा आंसर 10 भुज क्या होता है सर? 10 भुज वो होता है जिसमें 10 भुजाएं होती हैं, यानी कि 10 पॉइंट्स होते हैं। बेटा कितने पॉइंट्स होते हैं? 10 पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब सर मेरा आंसर 10C2 माइनस 10 हो जाएगा। 10C2 बेटा 45 होता है, माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 35 आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे बेटा हमारे कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम्स। अब मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चन टाइम। अब सिर्फ धड़ाधड़ सवाल आते रहेंगे और सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। फटाफट अपना पूरा बेल्ट वगैरह टाइट कर लीजिए बेटा, हाथों में पेन को कस के पकड़ लीजिए। अब आंसर करना है आप लोगों को, फुल स्पीड के साथ करना है आंसर। ठीक है, तो सभी तैयार हो जाइए। वी आर गोइंग टू बिगिन द क्वेश्चन टाइम। बेटा ईयर बोर्ड नहीं होता है, दैट इज लीडर बोर्ड, और लीडर बोर्ड हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट में दिखाते हैं, अभी कोई लीडर बोर्ड कुछ नहीं है। ये कोई मजाक वाली चीज थोड़ी ना कि जब मर्जी मैं लीडर बोर्ड दिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये रहा पहला क्वेश्चन बच्चे। इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। 45 सेकंड्स गिवन टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। जानिए। चलिए देखते हैं। सर 6 टीचर्स अवेलेबल हैं और 8 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मुझे एग्जैक्टली 4 टीचर के साथ, एग्जैक्टली 4 टीचर के साथ मुझे कमेटी बनानी है, और 11 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, यानी सर 7 स्टूडेंट होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है भाई, 11 लोगों की टीम चाहिए तो 4 अगर टीचर चाहिए तो 7 स्टूडेंट होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 6C4, इसका आंसर हो जाएगा सर 8C7। इन दोनों का कर देंगे प्रोडक्ट। तो भाई 6C2 कितना होता है? 6C2 जो होता है वो हमारे पास 15 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सर 15। इसका आंसर सर हो जाएगा 8, और 8 और 40, 80 और 40 करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ बेटा सभी को? ध्यान से समझना बेटा, एग्जैक्टली 4 टीचर अगर मुझे चाहिए थे तो मुझे 7 बच्चे लगेंगे ना बेटा, 11 लोगों की टीम को बनाने के लिए, है ना। बनाने के लिए अगर मैं 4 टीचर ले रहा हूं तो मजबूरी मुझे 7 बच्चे लेने पड़ेंगे, और ये एंड की कंडीशन चल रही होगी कि 4 टीचर एंड 7 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। तो मेरा आंसर 15 इंटू में 8 120 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को? ओके, सो एवरीबॉडी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आप लोगों की स्क्रीन पर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा अलग है, वैसे वाला ही है क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। 45 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। सवाल बड़ा प्यारा सा पूछा जा रहा है कि अगर एक क्वेश्चन पेपर में सर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों में 10-10 सवाल है, यानी पार्ट ए में भी बेटा 10 क्वेश्चंस हैं और पार्ट बी में भी बेटा कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस है। तो कोई परेशानी नहीं है। अगर एक स्टूडेंट 8 सवाल करना चाहता है पार्ट ए में से और 5 सवाल करना चाहता है पार्ट बी में से, तो बताइए
कितने तरीकों से कर सकता है, यानी वो 8 सवाल यहाँ से करना चाहता है और 5 सवाल यहाँ से करना चाहता है। तो हलवा सवाल है बेटा, हलवा सवाल, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, सीधा सीधा जवाब आ रहा है बेटा, सीधा सीधा कि सर पार्ट ए में 10 क्वेश्चन है और वो 8 क्वेश्चन करना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10C8 हो जाएगा। पार्ट ए में सर पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन है लेकिन वो 5 क्वेश्चन करना चाहता है, तो इसका आंसर 10C5 हो जाएगा। क्योंकि सर वो दोनों तरीकों से कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 10C8 मल्टीप्लाई 10C5 हो जाएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉब्लम की तो बात ही मत करो, बहुत ही सिंपल सा सवाल यहाँ पर पूछा गया था। पहले पार्ट में से 8 सवाल करने, दूसरे पार्ट में से 10 सवाल करने, यानी पहले पार्ट में से 8 सवाल तो 10C8, दूसरे पार्ट में से 5 सवाल करने तो 10C5, क्योंकि दोनों करने हैं तो इसका मतलब सर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। 45 सेकंड दिए जाते हैं आप लोगों को कि 7 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वॉवेल हैं बेटा, 7 व्यंजक हैं और 4 स्वर हैं आप लोगों के पास। फिर आपसे कहता है कि कितने कितने वर्ड्स मैं बना सकता हूं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 वॉवेल होंगे, 3 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 वॉवेल होंगे। बेटा सवाल तो अरेंजमेंट का है लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं लगा सकता बच्चे, डायरेक्ट अरेंजमेंट नहीं लगा सकता क्योंकि पहले मुझे चयन करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग पहले सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन के बाद बेटा क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास परम्यूटेशन बन जाएगा। ये वो टेक्निक है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था और ये वो क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो एवरीबॉडी गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, पहले सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करते हैं तो सर हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स है, क्या है सर, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं और हमारे पास 4 वॉवल्स हैं बेटा, 4 वॉवल्स हैं, है ना। तो मुझे क्या करने हैं, मुझे सर एग्जैक्टली ध्यान से देखिएगा, मुझे एग्जैक्टली 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल चाहिए बेटा। क्वेश्चन में देखो 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल चाहिए, यानी 3 कॉन्सोनेंट चाहिए और 2 वॉवल चाहिए। तो आपका सिलेक्शन कितने तरीकों से हो जाएगा बेटा, सिलेक्शन कितने तरीकों से हो जाएगा, 7C3 तरीकों से और 4C2 तरीकों से आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्लीट सिलेक्शन हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, अब आप अरेंज करेंगे। आपने कितनी चीजें सिलेक्ट कर ली बेटा, 5 चीजें। एक आपने 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल, यानी आपने 5 चीजें सिलेक्ट कर ली। तो इनको आप अरेंज कर दोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव मुझे यहाँ पर लग रहा है। 7C3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 7C3 के लिए एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। 7C3 हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो कट गया सर, तो ये 35 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना आ रहा है सर, 4C2 आ रहा है। 4C2 हमारे पास 6 के बराबर होता है, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 180 और 30 यानी 210 हो जाएगा। 210 को अगर मैं 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 25200 मेरा आंसर रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो कितना हो जाएगा बेटा, 25200 मेरा आफ्टर कैलकुलेशन आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। पहले हम लोगों ने सिलेक्शन किया, पहले हम लोगों ने 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करे। मैं फिर से एक बार अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा। हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट थे, उनमें से 3 कॉन्सोनेंट मैंने सिलेक्ट कर लिए। 4 वॉवल थे, उसमें से 2 वॉवल मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो टोटल मैंने 5 चीजें सिलेक्ट करी। तो 5 चीजों को अरेंज करूंगा तो सर 5 फैक्टोरियल से करूंगा तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीका था, बस बेसिक आपको मेंटल कैलकुलेशन की जगह थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा, वरना कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था। कॉन्सेप्ट बहुत आसान था कि 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चुने, 4 में से 2 वॉवल चुने, तो हमने 5 चीजें चुन ली। अब 5 चीजें चुन ली तो इसका मतलब सर 5 फैक्टोरियल से मैं उन्हें अरेंज करूंगा तो परम्यूटेशन निकल आएगा। क्लियर है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल ये रहा आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। 45 सेकंड्स आर गिवन टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि सर किसी एग्जामिनेशन के अंदर एक कैंडिडेट जो है वो पास होना चाहता है 5 सब्जेक्ट्स में, तो बताइए
नहीं, पास होना चाहता नहीं है, उसको पास होना पड़ेगा। अगर वो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो फेल हो जाएगा। तो बताइए वो कितने अलग अलग तरीकों से फेल हो सकता है, कितने अलग अलग तरीकों से वो फेल हो सकता है। थोड़ा सा मजाकिया सवाल है बेटा, अगर आप सही अप्रोच भी लेते हैं तो आप बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बड़े प्यार से खत्म कर सकते हैं बेटा, बड़े प्यार से। इसको करने के कई अलग तरीके हैं। बच्चे को सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, वरना वो फेल हो जाएगा। तो हमने कहा सर वो ऐसा कर सकता है कि बच्चा अगर पेपर देता है तो 5 में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, 5 में से सभी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाए, यानी किसी में भी पास ना हो। या फिर वो 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाए, या फिर 5 में से वो 2 सब्जेक्ट में पास हो जाए, या फिर 5 में से वो 3 सब्जेक्ट में पास हो जाए, या फिर 5 में से वो 4 सब्जेक्ट में पास हो जाए, या फिर वो 5 में से पांचों सब्जेक्ट में पास हो जाए। लेकिन वो पूरी तरीके से पास कब माना जाएगा बेटा? वो पूरी तरीके से पास फिर यहीं पर माना जाएगा। बाकी सभी तरीकों में क्या माना जाएगा बेटा? वो बाकी सभी तरीकों में फेल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि एग्जामिनेशन में कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स, यानी पांचों के पांचों सब्जेक्ट में पास माना जाएगा। इन बाकी सब्जेक्ट्स में अगर वो किसी में भी फेल हो जाता है तो उसे फेल माना जाएगा। तो उसे क्या माना जाएगा बेटा? अनुत्तीर्ण माना जाएगा, फेल माना जाएगा। तो सर मुझे बस ये वाला बोलना था कि इन कितने तरीकों से वो फेल हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर वो इतने तरीकों से फेल हो सकता है, यानी या मुझे ये वाला केस नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो वो टोटल पास हो जाता है। तो सर हमने प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सीखा था कि इसकी पावर जो हो जाएगी, इसकी जो टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? मेरा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5। बेटा कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। फिर से लिखता हूं, 2 की पावर 5 माइनस 5c5 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 सर 32 होता है, माइनस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बेटा सभी को? एवरीबॉडी क्लियर गाइस? ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मैं कहता हूं सर अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कुछ इस तरीके से आपको दिया जा रहा है। तो 60 सेकंड्स का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। 60 सेकंड्स नहीं, 45 सेकंड्स इनफ रहेंगे। कोशिश करते हैं 45 सेकंड्स के अंदर कि सर कितने ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित हो सकती हैं और जो 3000 से 4000 के बीच में होनी चाहिए, यदि रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है। तो बेटा ये थोड़ा परम्यूटेशन से मिक्सचर क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं। आपको 3000 से 4000 के बीच में चाहिए, यानी कि सर आपके यहाँ पर अगर जो नंबर होना चाहिए वो सर एक 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए जिसके सामने 3 ही लिखा होना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। 3 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। और आपको जो संख्याएं इस्तेमाल करने के लिए बोली गई है वो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बोल रखा है, जिसमें वो कह रहा है रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आप एक संख्या को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सर 3 को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मुझे संख्या 3000 से 4000 के बीच में ही चाहिए तो अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, आपको 5 चीजें अवेलेबल हैं और आपको 3 खाने भरने हैं बेटा, 3 जगह भरनी है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5p3 हो जाएगा। 5p3 का आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 5 चौके 20 या 60 हो जाना चाहिए। सो मेरा आंसर यहाँ पर क्या बैठ रहा है बेटा? 12 क्यों बैठ रहा है भाई? अच्छा 5 से भाग भी तो होना चाहिए। ओ हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट बेटा। 5 से भाग होना चाहिए, इसका मतलब सर आपको मजबूरी के नाम पे 5 को यहीं भरना पड़ेगा बेटा, 5 को यहीं भरना पड़ेगा क्योंकि 5 से भाग होना चाहिए तो मुझे 5 यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। तो मैं 5 को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब मेरे पास कितनी संख्याएं रह गई बेटा? 1, 2, 3 और 4, 4 संख्याएं रह गई। लेकिन मुझे भरनी कितनी जगह है बेटा? 2 जगह भरनी है, यानी मेरा आंसर 4p2 हो जाएगा। तो 4p2 यानी 4 को 2 बार खोल दूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर गाइस?
5 से डिविजन भी तो होना चाहिए था ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, लेकिन अभी क्लियर हुआ। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से समझा दूं क्या, एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं बेटा। हमें ये संख्याएं दी गई है 3 4 5 6 7 8, मुझे 3000 से 4000 के बीच में संख्या चाहिए, तो स्टार्टिंग में 3 होना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ होगा तो बेटा वो 4000 से बड़ा हो जाएगा, 3000 से छोटा हो जाएगा, तो 3 होना इसका कंपल्शन है। 5 से भाग देना है तो बेटा 5 यहाँ पर होना जरूरी है, तो मैं 3 और 5 को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं 3 और 5 को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं 4 को, 6 को, 7 को, 8 को, इनको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे भरनी सिर्फ 2 ही जगह है बेटा, सिर्फ 2 ही जगह भरनी है, इसीलिए मेरा आंसर 4p2 हो जाएगा, और 4p2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेटिव है, 45 सेकंड के अंदर कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने की। ठीक है, तो यहाँ पर 45 सेकंड की जगह 60 सेकंड हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, किसी एग्जामिनेशन में 10 बच्चे हैं जो हैव टू अपीयर, आउट ऑफ विच 4 कैंडिडेट क्या है बेटा, मैथमेटिक्स के लिए बैठना चाहते हैं, बचे हुए बच्चे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए बैठना चाहते हैं। कितने तरीकों से उन्हें सीट में बिठाया जाए ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है वो मैथमेटिक्स का एक साथ ना बैठे। ओ हो, बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा। यहाँ पर इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक एग्जामिनेशन में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों में से 4 बच्चे मैथ्स का पेपर दे रहे हैं और बचे हुए बच्चे किसी और एग्जाम को दे रहे हैं। तो हमें उन बच्चों को कुछ ऐसे बिठाना है कि वो बच्चे कभी भी एक साथ, मैथमेटिक्स वाले बच्चे कभी भी एक साथ ना बैठें, उनका कभी भी एक साथ सीट ना हो, यानी वो चीटिंग ना कर सके। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, है ना, स्पेसिफिकली बोला जाए तो चीटिंग ना कर सके, ये आपको समझना है। अब देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अदर सब्जेक्ट्स के बच्चे जो हैं उनको हम लोग पहले बिठा देते हैं। मान लो बेटा स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5, स्टूडेंट नंबर 6। ठीक है बेटा, 6 बच्चे हैं ना जो अलग सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, तो हम लोग इनको पहले बिठा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से बिठाते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5, स्टूडेंट नंबर 6। 6 बच्चों को बिठा दिया। तो इन 6 बच्चों को कितने तरीकों से बिठा सकते हैं सर, 6 फैक्टोरियल तरीकों से बिठा सकते हैं। अब इनके बीच में बेटा एक एक सीट खाली होगी ना, एक एक सीट खाली होगी, है ना, इनके बीच में एक एक सीट खाली होगी। तो अगर मैं यहाँ पर मैथ्स के बच्चों को बिठाऊं तो कभी भी मैथ्स का बच्चा एक साथ नहीं बैठेगा। अगर मैं इन जगह पर मैथ्स के बच्चों को बिठाऊं तो कभी भी मैथ्स का बच्चा खाली, मतलब एक साथ नहीं बैठेगा। तो बेटा हमारे पास कितनी सीटें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीटें हैं सर। 7 सीटों में मुझे केवल 4 बच्चों को बिठाना है, तो 7c4 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 720 होती है। 7c4 की वैल्यू 7c3 के बराबर हो जाएगी, और 7c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 7c3 की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 8, सॉरी ये 7c4 नहीं होना चाहिए, 7p4 होना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 7 सीटें अवेलेबल हैं, 4 बच्चों को बिठाना है, तो 7p4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगी, और इसे कैलकुलेट करने पर आपके पास 604800 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नहीं बच्चे, नहीं, सचिन यादव वो गलत क्यों होगा, क्योंकि उसमें आपके चारों बच्चे जो है मैथ्स के वो एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। जो आप आंसर कर रहे हैं उसमें चारों बच्चे एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ पे बोला है बेटा कोई भी मैथ्स का बच्चा एक साथ नहीं बैठना चाहिए, कोई भी मतलब एक भी बच्चा मैथ्स का साथ में नहीं बैठना चाहिए। आपका आंसर जो है उसमें बोला जा रहा है कि आपके चारों मैथ्स के बच्चे एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो दोनों में फर्क है सचिन यादव। क्लियर है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग आंसर कर देंगे। मैं फिर से बोल देता हूं कि सर हमारे पास पहले हमने अदर सब्जेक्ट्स के बच्चों को बिठा दिया, हमने कहा कि तुम पहले बैठ जाओ। अब तुम पहले बैठ जाओ तो 6 फैक्टोरियल तरीकों से बैठ गए। अब हमारे पास कितनी सीटें बच गई बेटा, हमारे पास ना 7 सीटें बच गई, जो कि उनके बीच बीच में खाली थी। 7 सीटें बच गई और मुझे बिठाने केवल 4 बच्चों के थे। 4 बच्चों को बिठाने थे, तो बेटा 7 सीटों में से 4 बच्चों को बिठा दिया, तो 720 तो बेटा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। 7p4 को हम लोगों ने ट्रिक से खोल दिया, तो हमारा आंसर 604800 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे,
तो अब थोड़ा सा समय भी हो गया है, तो बेटा अब मैं आप लोगों को बचे हुए क्वेश्चंस को होमवर्क मार्क कर रहा हूँ, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय के साथ आप लोगों को आगे भी जाना है, आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है बच्चे, पहला होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं, आप लोग आंसर इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर है 46800, दिस इज योर आंसर। कोशिश कीजिएगा, जरूर हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, आपको दूसरा होमवर्क क्वेश्चन बेटा ये दिया जा रहा है। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आपको क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है 14400, ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर। चलिए अगला सर देखते हैं, यहाँ पर और होमवर्क क्वेश्चन में लेकर आया था। इसमें आपसे सवाल पूछा रहा है, इन हाउ मेनी वेज 10 बुक्स और अरेंज किया जाना है, तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। सर इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर बेटा 8 इंटू 9 फैक्टोरियल रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए लास्ट फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर। फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन में आपसे ये सवाल जो पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 4320, यानी ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सो ऑल दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन बच्चे, इसका प्रैक्टिस करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल सी कि आप लोग कैसे इसका आंसर निकालते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो आगे सर ये एक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 प्रोग्रामर और 4 टाइपिस्ट आपको लेने हैं, जो 5 लोग आपको चुने जाने हैं। तो इसका आंसर मुझे कितना दिया गया था, इसका आंसर मेरे ख्याल से 246 दिया गया था। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि इसका आंसर वो है या नहीं है, लेकिन हाँ इसका आंसर था। ये आपका 5वां होमवर्क क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं इसे होमवर्क की तरह आप लोगों को प्री बाई क्यू दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, कंडीशन ऑफ एंड और, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये सारी चीजें देखी। अगली क्लास बेटा किसके ऊपर रहेगी, अगली क्लास बेटा लॉगरिथम्स के ऊपर रहेगी, और लॉगरिथम्स का हम लोगों ने अच्छे से समझा भी था डेमो सेशन में। तो लॉगरिथम्स में हम लोग लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, तो बेटा एक बार अच्छे से तैयार हो जाएंगे सभी इसके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लीडर बोर्ड जरूर दिखा देता